चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। JIGL के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं इसको। पॉपुलरली हम RTI एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RTI एक्ट। तो लिख लो तो साइड में, RTI एक्ट 2005, RTI एक्ट 2005। अब सुनो जरा ध्यान से, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, जल्दी देखो, ठीक है। चलिए जल्दी से बताओ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है स्पीड में। आपको मालूम है ये पहले क्यों पढ़वाता हूं आपसे? क्योंकि यही सारी चीजें अंदर पढ़ना है चैप्टर में। अगर आप पहले से एक बार पढ़े रहेंगे ना तो फैमिलियर लगेगा, और ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, है ना। अच्छा एक काम करो, ये जो बेयर एक्ट है, आपको मालूम होगा बेयर एक्ट का जो प्रियम्बल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार इसको पढ़िए तो, इस एक्ट के प्रियम्बल को, प्रियम्बल ही उसका ऑब्जेक्टिव बताता है ना, और याद होगा प्रियम्बल इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। तो हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पढ़ थोड़ी रहे हैं, चैप्टर का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना, तो इंटरप्रिटेशन के लिए प्रियम्बल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। एक बार पढ़ जाओ तो 1 2 3 4 साढ़े पाँच लाइन है, पढ़ो पढ़ो। पढ़ लिया? चलो अब मैं सब पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं जो जो बोलता हूँ पढ़ने के लिए उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, अपने इस चैप्टर का ये इंट्रो पार्ट है, तो एक बार आप इस इंट्रो पार्ट को पढ़ लीजिए, बस इतना ही करना आपको, लास्ट है। स्पीड में पढ़िए, पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए। जो पढ़ रहा है वो बहुत खूब है, जो नहीं पढ़ रहा वो बेवकूफ़ है। पढ़ लिया? ठीक है। इंट्रो हमेशा पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए। अब सुनो जरा ध्यान से, जरा बताओ तो इस चैप्टर का, इस एक्ट का क्या नाम है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं सूचना का अधिकार। लिख लो, सूचना का अधिकार। अगर पूरे एक्ट का नाम बोलूंगा तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। एक्ट को अधिनियम बोलते हैं ना, है ना। अधिनियम समझते हैं क्या? आधिकारिक रूप से जो नियम बनाया गया वो अधिनियम है। ये हुआ ना? नहीं हुआ? अधिनियम का मतलब एक्ट, और एक्ट का मतलब क्या हुआ? एक्ट किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने। तो क्या वो आधिकारिक रूप से बना है? मतलब तो आधिकारिक रूप से बनाया गया नियम अधिनियम, समझे? चलो ये हो गया सूचना का अधिकार, ठीक है। एकदम शांत हो जाओ, इधर देखो, इधर देखो, बेटर देखो। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, राइट टू का मतलब का अधिकार, हिंदी में बोलते हैं सूचना का अधिकार। सुनिए, एक्चुअली क्या हुआ, जब से ये लॉ आया ना भारत में, RTI, ये पूरा का पूरा कहते हैं ना, ये जो सोसाइटी है, हमारा कंट्री है, खासकर जो पॉलिटिकल सिस्टम, इसको हिला के रख दिया। गवर्नमेंटल सिस्टम जो है उसको हिला के रख दिया। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो पूरी कहानी तुम लोग को बताता हूँ। एक तो बताऊँ, ये RTI एक्ट जो आया, इसमें 2 पार्टीज होते हैं। कितने पार्टी होते हैं? 2 पार्टी। एक तरफ होता है इंडियन सिटीजन, कौन होता है? दूसरे तरफ होता है सरकार। दूसरे तरफ कौन? सरकार। सरकार में कौन लोग आते हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वही। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, जो सरकारी लोग हैं, गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, है ना, ये लॉ पास किया गया। तो क्या हुआ, सरकार के खिलाफ एक तरीके से लॉ बन गया। और सरकार के खिलाफ लॉ बन रहा था और सरकार खुद लॉ बना रही थी, तो ये लॉ बनना उतना आसान नहीं था। इसके लिए कहते हैं एक सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का मतलब जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लोग,
उन लोगों ने बहुत आंदोलन किया, तब जाके ये लॉ आया भारत में। उस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल साहब भी थे, किरण बेदी भी थी। तो अरविंद केजरीवाल साहब का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग है। वो अलग बात है कि आज उनकी स्थिति क्या है वो सब जानता है, लेकिन जो उनका बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है। तो आरटीआई एक्ट के बारे में जब भी हम पढ़ाई करते हैं, जब भी, तो एक बार इन लोगों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोग की मेहनत से ही जाके ये कानून आया, और ये कानून सरकार ने बनाया और सरकार ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। अब कैसे कुल्हाड़ी मारा सोच सुनो। 2005 में आया ये लॉ। 2005 में किसकी सरकार थी भारत में? कांग्रेस की। कांग्रेस ने इसको पास किया, किसके दबाव में आके? ये सिविल सोसाइटी के दबाव में आके, इन लोग के आंदोलन की वजह से। और आरटीआई एक्ट आने के बाद सबसे ज़्यादा आरटीआई कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही लगा, और कांग्रेस की सरकार ही गिर गई, ख़त्म हो गई। ये सबसे अजीब बात है ना। लेकिन इसलिए बहुत बार ऐसा लगा कि सरकारों ने इस एक्ट को बहुत कमज़ोर करने की कोशिश की। जब से ये लॉ आया, जब ये शुरू में पहली बार लॉ आया था, तो काफ़ी खूंखार लॉ था। और खूंखार सीधा सा बात है, सिटीजन्स के लिए नहीं होना था, किसके लिए होना था? सरकार के लिए, है ना। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, इस एक्ट में अमेंडमेंट कर करके इसको लगभग कमज़ोर जैसा बना दिया, है कि नहीं। तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा था कि ये एक्ट जो आप पढ़ने जा रहे हो, ये इतना आसानी से ये एक्ट नहीं भारत में आया है। इसके पीछे एक पूरा आंदोलन है, और इस एक्ट से सरकार को ही नुकसान होता है ज़्यादातर। क्योंकि अब देखिए, सूचना का अधिकार, सूचना का मतलब क्या हुआ? सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन पूछने का अधिकार। आप किससे इन्फॉर्मेशन पूछेंगे? तो सरकार से। और सरकार से अगर इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो, सरकार आपको इन्फॉर्मेशन देगी, उस इन्फॉर्मेशन में कुछ कमी रह गई, तो सरकार के अंदर का करप्शन उजागर हो जाएगा, और सरकारी लोग जो करप्शन कर रहे हैं वो पकड़े जाएंगे। तो इसलिए जो सरकारी लोग हैं और सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है आरटीआई से। इसी में आपका एक इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, जो हमारा इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, है ना। तो जो आईसीएसआई है वो भी एक सरकारी है, अरे वो भी सरकारी संस्थान ही है ना एक तरीके का। अभी देखिए होता क्या था, सो सुनो आप, क्या होता था, जैसे तुम लोग एग्जाम दिए और एग्जाम में आईसीएसआई ने फेल कर दिया तुम्हें, तो अब चूंकि सरकार, मतलब आईसीएसआई एक सरकारी अथॉरिटी, उसको यहाँ पब्लिक अथॉरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक अथॉरिटी। तो आरटीआई एक्ट उनके ऊपर लगता है। तो कोई भी स्टूडेंट आरटीआई एप्लीकेशन लगाए, कौन सा एप्लीकेशन लगा के? आरटीआई एप्लीकेशन लगा के आईसीएसआई से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने मुझे फेल कैसे किया। अब आईसीएसआई को इससे सबसे बड़ा दुख होता है। अब कैसे दुख होता है तो सुनो, आरटीआई एप्लीकेशन जो है, ये तो आरटीआई एक्ट के अंदर का एप्लीकेशन है, और एक आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो आरटीआई एप्लीकेशन का सरकारी चार्ज है 10 रुपये। तो आप 10 रुपये में आईसीएसआई से पूछ लेते हैं कि आपने मेरा कॉपी कैसे चेक किया, कहाँ मैंने गलती की थी जो आपने मुझे फेल कर दिया। और आईसीएसआई उसी चीज़ के लिए, उसका एक नाम, एक प्रोसेस का नाम होता था इंस्पेक्शन ऑफ कॉपीज। क्या होता था? इंस्पेक्शन ऑफ कॉपीज। उसके लिए 500 रुपये लेता था। तो जो चीज़ 500 रुपये में आईसीएसआई सर्विस दे रहा था, वही चीज़ आईसीएसआई को अब कितने में देना पड़ रहा है? 10 रुपये में। तो आईसीएसआई को बड़ा नुकसान हो रहा है। और अभी भी आपने सुना होगा, हर बार एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है और ज़्यादातर बच्चे फेल कर जाते हैं, तो वो इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं अपने कॉपीज़ का। और इंस्पेक्शन में या तो 500 रुपये वाला रूट है और एक 10 रुपये वाला रूट है। जिस बच्चे को मालूम है वो 10 रुपये वाला रूट ले लेता है, तो आईसीएसआई को सीधा 490 रुपये का लॉस हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो आईसीएसआई से बहुत बार चिढ़ता हुआ भी नजर आता है। ये आप देखिएगा, अभी पता नहीं चलेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो क्या पता कहीं आपको ज़रूरत पड़े, है ना। पर भगवान करे ऐसा कभी ना हो। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, मेरी बात को मानेंगे, तो आप समझ रहे हैं कि देखिए एक आईसीएसआई, देखो एग्जाम्पल भी वो दिया जाए जो आपसे जुड़ा हुआ हो तो जल्दी समझ में आता है। आज आईसीएसआई को आरटीआई एक्ट से दुख हो गया कि नहीं दुख हो गया? आज कोई भी बच्चा मुंह उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा आरटीआई के अंदर कि भाई आपने हमें फेल कैसे किया, है कि ना। उनको कॉपी शो करना पड़ेगा। अब आरटीआई एक्ट के अंदर वो क्या करते हैं, ईमेल पे आपको कॉपी भेजते हैं। तो कॉपी का फोटो स्टेट करा लिया आपने, टीचर को दिखा दिया, टीचर ने बोला तुमने सही लिखा था, फिर भी तुम्हें फेल कर दिया, आईसीएसआई के खिलाफ माहौल बन गया। लेकिन मान लीजिए आरटीआई एक्ट ना होता तो आईसीएसआई से आप पूछ ही नहीं पाते, और जब पूछ नहीं पाते तो कुछ भी करते वो। और ये एक एग्जाम्पल बस आईसीएसआई का ही नहीं है, ऐसे तो लाखों सरकारी संस्थाएं हैं जो समाज के अंदर बहुत सारा करप्शन करती हुई नजर आती हैं। करप्शन होता ही सरकारी विभाग में, प्राइवेट वाला क्या ही करप्शन करेगा? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए आप। तो सरकार में जो करप्शन है उसको खत्म करने के लिए आपको ये लॉ लाया गया था, दैट इज आरटीआई। अब देखो आरटीआई एक्ट के पीछे जो प्रिंसिपल चलता है ना, उस प्रिंसिपल का नाम है ये डीटीसी। अब बताता हूँ ये क्या है। कहा सर डीटीसी का मतलब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन महिलाओं की फ्री बस, क्या ये मतलब है? नहीं, अरे यस सर कह रहा है। डी का मतलब होता है डिस्क्लोजर,
टी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। अब देखो ट्रांसपेरेंसी वो बच्चा बोल पाया जो मेरे बोलने पे पढ़ा था। जब तुम पहला पैराग्राफ पढ़े उसमें ट्रांसपेरेंसी वर्ड था, है ना, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। और तीसरा है कॉन्फिडेंस, ये सब वर्ड होगा। उस पूरे फर्स्ट पैराग्राफ जो पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं की वर्ड्स में ये सब आ रहे होंगे, डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फिडेंस, पीपल सेंटर्ड, ऐसे करके कुछ आ रहा होगा, ऑटोनोमी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब जब हम बेयर एक्ट नहीं पढ़े थे, बेयर एक्ट का प्रियम्बल पढ़े थे तो उसमें सब था। और उसमें हर जगह ये लोग पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक का मतलब सरकारी, पब्लिक का मतलब सरकारी। मेरी तरफ देखो प्लीज, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, पब्लिक का मतलब सरकारी। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, इस एक्ट ने तुम्हें क्या पावर दिया कि आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, किससे, पब्लिक अथॉरिटी से, किसी भी सरकारी विभाग से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनको उस क्वेश्चन का जवाब देना ही पड़ेगा। तो सिटीजन के पास राइट हो गया क्वेश्चन पूछने का, अब पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया आंसर देने का। तो जब वो आपको आंसर देंगे तो वो अपने बारे में बताएंगे, अपने बारे में वो डिस्क्लोजर करेंगे, तो आरटीआई के थ्रू डिस्क्लोजर बढ़ेगा। अरे आप क्वेश्चन पूछेंगे वो बताएंगे तो डिस्क्लोजर बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, और जितना ज़्यादा डिस्क्लोजर बढ़ेगा उतनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और जितना ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी उतना ही आपका विश्वास सरकार के ऊपर बढ़ेगा। एक बात याद रखिएगा, वही देश सबसे अच्छा माना जाता है डेमोक्रेसी में जिस देश की जनता को अपने सरकार पे विश्वास होता है। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि भारत देश के सारे लोग जो अभी इस देश की सरकार है उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे, उनको लग रहा है चोर सरकार है, उनको लग रहा है ऐसी सरकार है जो हमारे साथ फ्रॉड कर रही है, तो आपको मालूम उससे क्या होगा, समाज में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा। आप सरकारी संस्थाओं में विश्वास नहीं रखेंगे, आप सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, देशद्रोह होना स्टार्ट हो जाएगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोलना पहले बताइए। लेकिन मान लीजिए उल्टा है, लोगों का ये कहना है कि नहीं हमारी सरकार बड़ी अच्छी है, हमने चुना है, हमारी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, ईमानदारी ढंग से चल रही है, तो समाज के अंदर शांति रहेगी, है ना, समाज और आगे बढ़ेगा। तो सबसे जरूरी है कि जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनका अपने सरकार पे क्या हो, विश्वास हो। विश्वास होने के लिए जरूरी है कि सरकार डिस्क्लोजर ज़्यादा से ज़्यादा करे, सरकार हमेशा क्या रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, और जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कॉन्फिडेंस। जैसे बिफोर आरटीआई, अगर मैं बात करूं जब आरटीआई एक्ट नहीं था भारत में, बिफोर आरटीआई, तो आप सरकार से कुछ पूछ नहीं सकते थे, और जब आप पूछने जाते थे तो आपको भगा दिया जाता था, आपको कुछ भी बताया नहीं जाता था, तो डिस्क्लोजर होता नहीं था। इसका मतलब जो सरकार होती थी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी, और जिस वजह से जो जनता है उसका ठीक ढंग से विश्वास बन पाता नहीं था। लेकिन अब आफ्टर आरटीआई, क्या आरटीआई के अंदर क्वेश्चन पूछ के उनसे आंसर ले लेके क्या डिस्क्लोजर बढ़ जाएगा सरकार के प्रति? क्या आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी सरकार की, और क्या उस सिटीजन्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सरकार के ऊपर? तो यही कहानी है आरटीआई का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बताइए ये जो आरटीआई एक्ट है किसको टारगेट करता है? डी, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर होते ही ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी होते ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, याद रहेगा। तो क्या वर्ड है? DTC, कहीं लिख लो, बिफोर आरटीआई, आफ्टर आरटीआई। ठीक, जल्दी से लिख लो। इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, छोटा चैप्टर। चलिए हटाऊं एकदम स्पीड में, स्पीड। तो डीटीसी में किसको टारगेट करता है? डी को। डी के साथ अपने आप ही टीसी जुड़ा हुआ नहीं। हायर द डिस्क्लोजर, हायर द ट्रांसपेरेंसी, हायर द ट्रांसपेरेंसी, हायर द कॉन्फिडेंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपके आम जिंदगी में भी होता है। आपके दो तरीके के दोस्त होंगे, एक दोस्त ऐसा है जो अपने बारे में सब कुछ बताता है, तो वो खूब डिस्क्लोजर करता है, तो आपको उस पर विश्वास है कि कुछ छिपाएगा नहीं, ये तो खूब बोलता है। और एक ऐसे दोस्त होते हैं आपके जो दोस्त नहीं दोष होते हैं, वो आपकी सारी बात जान जाते हैं पर अपनी बात बताते नहीं हैं। उनसे बच के रहने का, वो कभी भी कुछ भी कर जाएगा क्योंकि वो आपको बताएगा नहीं। तो आप अपने आसपास देख लीजिए कि आपके जो दोस्त हैं वो डिस्क्लोजर वाले हैं या नॉन डिस्क्लोजर वाले हैं। चलिए इस क्लास में, चलो इस क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने बारे में सबको सब कुछ बताते रहते हैं, जनरली खूब बोलते हैं, बोलते बोलते सब कुछ बोल जाते हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो एकदम बात को दबा के रखते हैं, तौल के बोलते हैं, ज़रूरत के हिसाब से बोलते हैं। अच्छा, बाकी लोग जहाँ हाथ, जो इन्होंने हाथ नहीं उठाया बीच के, सर कुछ लोगों के सामने हम पूरा खुल जाते हैं और कुछ लोगों के सामने हम खुल पाते नहीं हैं, वो कोई होता ही नहीं है।
सुनिए, वो जो कहते हैं ना हम कुछ लोगों के सामने पूरा खुल जाते हैं, तो हायर डिस्क्लोजर वाले ही होते हैं वो। ऐसे भी कोई रोड पर थोड़ी किसी को कुछ बोलता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग कितना भी दोस्ती कर लो वो फिर भी हिसाब से ही बोलता है। तो जो लोग हिसाब से बोलते हैं उस पर विश्वास मत करना, कभी भी कुछ भी कांड कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, और कुछ लोग जो खूब बोलते हैं, हम दिन रात बोलते ही रहते हैं, तो बोलते बोलते सब कुछ बक जाता है जो उसके दिमाग में चलता रहता है। तो हायर द डिस्क्लोजर, हायर द ट्रांसपेरेंसी एंड हायर द कॉन्फिडेंस इज द मूल मंत्र ऑफ RTI एक्ट। याद रहेगा। चलो इधर आओ, शांत 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 शांत। समझ गया मैं, एक दूसरे को तुम लोग शक कर रहे हो एक दूसरे पे। आइए, सबसे पहले आपको दो तीन चीजें बताता हूं। इस एक्ट में दो पार्टीज होंगे, बोलो कौन कौन। एक तरफ कौन होगा, सरकारी ऑफिस। अरे कौन, सरकारी ऑफिस, जिसको क्या बोलेंगे हम, पब्लिक अथॉरिटी। एकदम शांत हो जाओ, मत बात करो, पब्लिक अथॉरिटी। दूसरी तरफ कौन होगा, इंडियन सिटीजन्स। तो सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गया, इस एक्ट के अंदर सिर्फ सिटीजन्स को राइट मिलता है, ऑल पीपल को नहीं, है ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जाएंगे तो कुछ फंडामेंटल राइट सबको मिलते हैं, तो ये सबको वाला नहीं है, इट इज़ रिजर्व्ड ओनली फॉर सिटीजन्स। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास RTI है। RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना। जो नॉन सिटीजन्स हैं उनके लिए ये राइट नहीं। सीधी सी बात है, जो इस देश का नागरिक नहीं उस देश की सरकार से कैसे कुछ पूछ लेगा, है ना। इस देश की सरकार पे इसी देश के नागरिक का हक है ना बस, तो वही पूछ भी सकता है। तो इधर सुनिए, इधर देखिए, हाँ जी, जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको दिया गया इस एक्ट के अंदर एक राइट। क्या राइट, राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन। सीक का मतलब पूछना, जानना। आप इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, किससे, पब्लिक अथॉरिटी से। और पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर ड्यूटी कास्ट कर दिया कि तुमसे अगर RTI पूछा गया तो तुम्हें उसका आंसर देना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, आपको राइट दे देगा और सामने वाले के ऊपर ऑब्लिगेशन कास्ट नहीं करेगा तो भी बात नहीं बनेगी। आप RTI एप्लीकेशन लगाते रहोगे, उफाड़ के फेंकते रहेंगे। तो यहां पर दोनों तरफ से है, सिटीजन्स को राइट है और पब्लिक अथॉरिटी को ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी। पहले ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। तो चलिए, अब ये तुम्हारा चार्ट बना होगा शायद, 1 2 लिख देना। तो सिटीजन्स हैव द राइट एंड पब्लिक अथॉरिटीज हैव द ड्यूटी। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचना का अधिकार। देखो लिखा, सूचना का अधिकार। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। आइए एकदम स्पीड में देखो। सबसे पहले क्या एक बात बताइए, राइट टू इन्फॉर्मेशन सिर्फ भारत में ही है या वर्ल्ड के बहुत सारे अच्छे कंट्रीज में, जिससे वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं क्या चीज़, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को। मतलब डेमोक्रेसी में दो लोग होते हैं, एक तरफ जनता होती है, एक तरफ सरकार होता है। तो सरकार से आप क्वेश्चन पूछेंगे, सरकार आपकी बात का जवाब देगा, तो पार्टिसिपेटिंग है इसका मतलब, जनता को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। एंड एंश्योरिंग पीपल सेंट्रेड डेवलपमेंट, मतलब पीपल को भी सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि सरकार कहीं और चल रही है और जनता कहीं और चल रही है। अगर जनता को डाउट है तो वो सरकार से क्वेश्चन पूछ सकती है। क्या इससे सरकारी विभाग में ट्रांसपेरेंसी आएगा, ऑटोनॉमी आएगा और अकाउंटेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अकाउंटेबिलिटी। तो बताइए तीन चीजें आएंगी किस में एग्जैक्टली, पब्लिक अथॉरिटीज में। बोलो क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी। आज भी सरकारी काम इतना धीरे होता है कि आपको उनको देख के लगेगा कि लगता नहीं है कि वो अकाउंटेबल है ना। उनको लगता है कौन क्या ही उखाड़ लेगा मेरा, उनके मन में ऐसा चलता है। लेकिन नहीं भाई, आप करो बदमाशी, RTI एप्लीकेशन लगेगा, जाएंगे आप, है कि नहीं। चलिए अब आइए, इस एक्ट के अंदर सिटीजन्स को सबसे पहले टिक मारिएगा। क्या ऑल पीपल को या ओनली सिटीजन्स, सिटीजन्स को एक फंडामेंटल राइट ही समझो तुम। क्या समझो, एक फंडामेंटल राइट ही समझो। और उस राइट का क्या नाम है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब RTI एक्ट के अंदर पूरा आपको मिलेगा कि RTI का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। आइए, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव सब कुछ बता चुका हूँ। इस एक्ट के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं या 4 मेजर एलिमेंट्स। पहला, क्या पब्लिक अथॉरिटीज़ में क्या डालना, अरे बोलो, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में क्या करना, पार्टनरशिप को इंश्योर करना। गवर्नमेंट के अंदर अकाउंटेबिलिटी की एंड परफॉर्मेंस की आदत डालना, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट ठीक से परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो उनको एक डर रहेगा कि कोई भी उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे रेलवे है, सरकारी है। अब रेलवे के अंदर मालूम चला सारी ट्रेन धीरे चल रही हैं, तो कोई भी RTI एप्लीकेशन लगा के पूछ सकता है कि आजकल सारी ट्रेन धीरे क्यों चल रही हैं। क्योंकि अभी से 10 दिन पहले तक, आपको विश्वास नहीं होगा, राजधानी जैसी ट्रेन 18 घंटा 19 घंटा लेट चल रही थी। हाँ, 19 घंटा लेट चल रही थी आपको राजधानी। हाँ, मतलब यहाँ से पटना तक का सफ़र 11 घंटे का है, तो 11 घंटे में उसको पहुँचना चाहिए, 19 घंटा लेट है।
तो 19 और 11 कितना हो गया? तो आप जरा सोचिए, ये हालत है। ये लोग 30 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। हाँ, फॉग की वजह से, मतलब आज तक इन लोगों ने फॉग का इलाज नहीं ढूंढ पाए, आज तक ये नहीं ढूंढ पाए। पता नहीं क्या इन लोग में है। अब एक्चुअली ऊपर से इलेक्शन ईयर है, इनको लगता है एक भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इससे अच्छा ट्रेन को धीरे चला क्या फर्क पड़ता है ना। बताइए, 40 वंदे भारत तक 9-9 घंटा लेट चल रही थी। ये हालत है। पता नहीं आपने उस बीच में उस ट्रेन का सफ़र किया है कि नहीं? कितने लोगों ने ट्रेन का सफ़र किया था इस बीच में? भी ये 22 जनवरी के आसपास क्या क्या लेट, क्या ट्रेन का क्या लेट का स्टेटस क्या था? 7 घंटे, 8 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, 1 घंटा? तुम इंजन पे बैठ के गए होगे। अच्छा खैर, चलिए आइए आइए, शांत शांत। मैं एक बात करता हूँ, तुम लोग पूरा घर खानदान का क्यों शुरू कर देते हो? चलो मेरी तरफ देखो। अगला और सबसे जरूरी, सरकारी डिपार्टमेंट में क्या खत्म करना? वो नहीं होगा। हाँ, क्योंकि एक भारत में एक बड़ा बढ़िया एक फिल्म में एक डायलॉग था कि क्या कुछ ले दे के करप्शन खत्म नहीं हो सकता? आप समझ रहे हो इस लाइन में क्या है? नहीं समझे तुम? पढ़ा लिखा बच्चा समझ लेगा, हंस भी जाएगा, और जो नहीं है क्या इसमें कहाँ जोक है? हाथी चीटी तो है ही नहीं, चुटकुला कहाँ हुआ? हाथी और चीटी तो है ही नहीं इसमें। बोलो तो क्या है इसमें, क्या कहानी है? कुछ ले दे के करप्शन खत्म नहीं हो सकता, क्या मतलब है? मतलब करप्शन खत्म करने के लिए भी करप्शन। तो आप सोच लीजिए, करप्शन बहुत बहुत मुश्किल है। कम करने की कोशिश सरकार के लोग ही करते हैं, पर उसी में वो अपना एक लूप होल निकाल के रखते हैं, क्या करने का? करप्शन करने का। करप्शन तो सच में जोड़ों पे है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, आप देखिए क्या हो सकता है। आप भी देख लीजिए। बोले सर ईमानदार अफसर है तो बाकी बेईमान उसको हटवा देगा। बहुत सारी फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है ना। तो ये कहानी है। सिंघम, ये सिंघम तो खैर तो हाँ, दिखाया तो था तुम लोगों को सिंघम? नहीं, ग्रुप 2 में दिखाया था, ग्रुप 1 में तो तानाजी दिखा। अच्छा, कोई बच्चा याद रखा, आधा बचा हुआ है ना, चैप्टर खत्म अभी हुआ नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगला हेडिंग बोलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ना। अच्छा एक बात बताओ, आपको नहीं लगता है कि सरकार के साथ जाती हो रही है कि कोई भी मुंह उठा के आता है, उससे क्वेश्चन पूछ लेता है और उसको जवाब देना पड़ता है? एक्चुअली हुआ क्या, मेरी तरफ देखना सब। हुआ क्या, जब ये आरटीआई एक्ट आया ना, तो सरकार को बहुत दुख होने लगा। खुद ही एक्ट बनाया और खुद ही दुख में आ गया। सबसे पहले कांग्रेस ही दुख में आ गया, क्योंकि आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल कर करके। अच्छा तुम्हें क्या लगता है आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कौन करता है? प्रेस, मीडिया। पहले वही मीडिया को वो क्या कहते हैं, वो जो लगाता है कैमरा छोटा वाला, जासूसी कैमरा, स्पाई कैम, ये सब लगा लगा के पता करना होता था। ठीक है, अब ये लोग कुछ नहीं करते हैं, 10 रुपये का आरटीआई एप्लीकेशन लगाए थे। नहीं समझे? 2005 से पहले आपका वो बहुत होता था, क्या बोलता है वो जो कैमरा पे स्टिंग ऑपरेशन, आजकल कम होता है। पहले तो हर दूसरे तीसरे महीने में कोई ना कोई स्टिंग ऑपरेशन आता था, देखा होगा आपने। आजकल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? स्टिंग करने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। खासा सरकारी ऑफिस की बात करो, या तो ना प्राइवेट पार्टीज नहीं है यहाँ पे। क्या आप में CS NK JCS क्लासेस से नहीं पूछ सकते कुछ? क्यों? क्योंकि मैं तो प्राइवेट पार्टी हूँ ना, मैं सरकारी थोड़ी हूँ। आप रिलायंस से नहीं पूछ सकते, आप टाटा से नहीं पूछ सकते, अडानी से नहीं पूछ सकते। ये सिर्फ सरकारी के लिए है। बोला तो दो ही लोग, एक तरफ सिटीजन है, दूसरी तरफ पब्लिक अथॉरिटी है, तो प्राइवेट पार्टी तो है ही नहीं। अब सुनिए, आजकल ये लोग क्या करते हैं, आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं, क्या हो जाता है? काम हो जाता है। मतलब कांग्रेस के सरकार में सुना हो 2G घोटाला, ये घोटाला, कोलगेट, ये वो सुना होगा बहुत कहानी वानी। ये सब कुछ नहीं करता। आरटीआई एप्लीकेशन लगाया और आरटीआई एप्लीकेशन में उधर से जब जवाब आया, उसी जवाब में गलती ढूंढ के फंस जाता है। इसलिए कहते हैं ना, जो बड़ा शांत रहता है, चुप रहता है, वो बहुत बहुत खतरनाक होता है ना। वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो बहुत कुछ छिपाए रखता है ना, वो बोलता नहीं है। और हमारे जैसे लोग हैं, बोले जा रहे सब कुछ बता दिया, है ना। सब कुछ बताने में क्या होता है कि बस पकड़े जाते हैं। चक्कर ये है, तो शातिर लोग कम बोलते हैं और दिल के साफ लोग सब कुछ बक जाते हैं। तो सुनिए, अब सरकार को बकना पड़ रहा है। पहले सरकार क्या थी? शातिर, बोलती नहीं थी, जेब पकड़ ले क्या करेगा। अब क्या है, बस आरटीआई एप्लीकेशन लगाया तो उनको जवाब देना। जवाब देते देते में कुछ ना कुछ पकड़ा जाता है। और आरटीआई एक्ट लाया किसने? कांग्रेस ने। और कांग्रेस के खिलाफ इतना आरटीआई एप्लीकेशन लगा कि उसी की सरकार चलेगी, है ना। बात समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ?
तो जब आरटीआई एक्ट आया था, आपस में बात कर लो पहले, तुम लोग सुनो, बात कर लो, फिर मैं अपनाऊंगा, पहले बात करो। ले जाओ, तो ले जाओ, ठीक। हाँ बोलो, हाँ बताओ जल्दी, होगी बात, होगी तुम लोग के आपस में, ठीक है। अब तुम लोग जहाँ बात करोगे मैं भी एक दो स्टाफ को बुला के अपना काम कर लूँगा कि भाई चलो तुम बताओ कौन कहाँ का साइन करना है, क्या करना है। अच्छा सुनो, जब ये एक्ट आया तो सरकार को दुख होने लगा, तो सरकार के ही कुछ लोगों ने इस एक्ट के ऊपर लगा दिया आरोप कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये सरकार के साथ जाती हो रही है। ऐसे तो कोई भी अरा गरा नतु गरा उठ के क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा भयंकर डांट लगा दिया, कहा तुम आरोप लगा रहे हो कि ये एक्ट क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझे तो उल्टा दिखता है, मुझे तो लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए एक्ट ज़्यादा जरूरी है। अब बताओ कैसे सोचनी है। कहा कॉन्स्टिट्यूशन जब तुम पढ़ोगे ना तो उसके अंदर फंडामेंटल राइट, उसमें से दो फंडामेंटल राइट दिखा रहा है। एक आर्टिकल 19 बताओ तो क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी मुद्दे पे अपनी राय रखने का अधिकार। अब मेरी बात सुनिएगा, इधर देखिए, जैसे ये बच्चा है और इस बच्चे को अभी मैंने आर्बिट्रेशन एक्ट तो नहीं पढ़ाया तुम्हें, अरे नहीं पढ़ाया ना आर्बिट्रेशन एक्ट, इसको मैं अभी स्टेज पे बुला लूँ, अब बोलूँ आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्बिट्रेशन पे अपने एक्सप्रेशन व्यक्त कीजिए, क्या करेगा ये मुझे क्या बोलेगा साइड में ले जाके, सर पहले चैप्टर पढ़ा देते, पहले इन्फॉर्मेशन तो दीजिए उसके बाद मैं कुछ बोलूँ। तो बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए आप बोलोगे बको, क्या बकेगा कोई भी, क्या बोलेगा कोई भी? तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो आर्टिकल 19 है ना उसका प्री रिक्विजिट है आरटीआई। आरटीआई एक्ट होगा तभी आर्टिकल 19 मजबूत होगा, अगर आरटीआई एक्ट नहीं है तो आर्टिकल 19 कहाँ से मजबूत होगा? आप बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए मैं बोलो क्या बोलूँ। अगला एक और है आर्टिकल 21, राइट टू नो। आर्टिकल 21 के अंदर पर्सनल राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी के अंदर बहुत सारे राइट्स आते हैं, उसमें से एक राइट ये भी आता है राइट टू नो, जानने का अधिकार। तो कहा आपके पास जानने का अधिकार है, आप पूछ रहा हूं तो बता नहीं रहे हो। जैसे आप ही लोग को बोल दूं कि आप लोग के पास ना मेरे बारे में सब कुछ जानने का अधिकार है, तो कोई पूछा बताइए कौन से गली से आते हैं, तो दो थप्पड़ खींच दिया मैंने, पूछा कैसे? तो आप बताओ राइट टू नो बोल रहे हो, आप पूछ रहा हूं तो बता नहीं रहे हो, तो फिर राइट टू नो का कोई मतलब है? पहले बताइए आप। तो इस एक्ट पे क्या लग गया आरोप की अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मेरा तो मानना है कॉन्स्टिट्यूशन के दो फंडामेंटल राइट्स का ये प्री रिक्विजिट है और ये पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इस एक्ट को क्या माना गया? पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। क्लियर है? पहले ये भी बात समझ में आ गया। तो अगर तुमसे कोई पूछा आरटीआई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि मेरा तो उल्टा मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको तो इसलिए एक्ट को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की गई पर ये ख़त्म नहीं हुआ। जब ख़त्म नहीं कर पाए तो अमेंडमेंट शुरू कर दिया। मतलब कहा जाता है आज आरटीआई एक्ट के इतने दांत तोड़े जा चुके हैं कि अब कुछ दिनों में बिना दांतों वाला शेर हो जाएगा, सिर्फ बोलने वाली बात रहेगी, होगा कुछ नहीं। मतलब सरकार पे आरोप लगता रहता है कि आरटीआई को कमज़ोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आरटीआई को कमज़ोर कर रहे हैं। क्लियर है? चलो अब हेडिंग बोलो। साइलेंट नहीं होता है भगवान, मेरा बच्चा सब कब समझेगा। सेलिएंट है तो साइलेंट, तो साइलेंट फीचर होगा तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा ना। साइलेंट फीचर है ना, अगर आवाज नहीं आ रही देखो, अगर ये साइलेंट फीचर होगा तो मैं साइलेंटली बोलूंगा। ये सेलिएंट है, सेलिएंट मतलब इंपॉर्टेंट। अब सुनो, ये सेलिएंट क्या, हम तो पूरा एक्ट ही पढ़ रहे हैं, तो सेलिएंट फीचर बाद में पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन चलो मैं थोड़ा फिर भी बोल देता हूँ। ये एक्ट पूरे भारत पे लगता है इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये लाइन तो खत्म ही हो गया ना, अब तो सारे एक्ट शुरू से अंत तक एक जैसा ही लगेगा। अगला, ये एक्ट किसके लिए है? ये दिस एक्ट अप्लाइज ओनली टू द पब्लिक अथॉरिटीज। किसको राइट दिया जाएगा? मैंने दो पार्टी का नाम दिया था, दोनों पार्टी का नाम लिखा, एक तरफ सिटीजन दूसरी तरफ पब्लिक अथॉरिटीज। अब ये PIO के बारे में है, बाद में बात करेंगे, लिखते चलो तुम लोग। इसके बारे में PIO लिखा। चलिए अब बताइए, मुफ्त में है सर्विस या फीस लगेगा? वो अलग बात है, फीस काफ़ी नॉमिनल है, 10 रुपया क्या है, क्या ही चीज़ होता है। अगला, अच्छा क्या लगता है तुम्हें, सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएंगे या सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जम्प्ट भी हैं? एग्जम्प्ट भी हैं। अब तो मुझे मंत्री साहब कहाँ जाते हैं रात को ही पूछोगे, तो ये थोड़े बताएगा यार।
जो सरकार या सरकार से जुड़ा हुआ चीज़ है वही ना बताएगा। अब कोई शादी में, मैं ये बोलना चाहूँ, कोई शादी में गया या कहीं गया तो आप ये सब क्यों पूछेंगे? आप समझ रहे हो? चलिए अगला। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जम्प्ट है और कुछ एजेंसीज ही एग्जम्प्ट है, दोनों में डिफरेंस हो गया। अरे कुछ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन एग्जम्प्ट है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन मांग नहीं सकते, बाकी तो मांग सकते हैं। और कुछ एजेंसीज ही एग्जम्प्ट है, मतलब उनसे आप कुछ पूछ ही नहीं सकते। अब एक बात बताइए, ईडी से पूछोगे कब केजरीवाल को अरेस्ट करने वाले हो, बता देगा ईडी। सीबीआई से पूछ रहा हो और कहाँ छापा मारना रात में आज, बता देगा। बताइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बता देगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं कि पता चला मेरे बारे में कुछ चल रहा है, 10 रुपये का आरटीआई है, बताओ क्या क्या चल रहा है, बता देगा तुमको। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कुछ चीज़ें एग्जम्प्ट भी रहती हैं, है ना। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, जल्दी आंसर मत देखना। हाँ चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। आरटीआई एक्ट में किसको राइट टू नो का पावर है? रेजिडेंट को, पीपल को, जिसकी एज 21 साल से ऊपर है, या सिटीजन? ABCD डी है पक्का? एकदम सही उत्तर, क्या बात करते हो यार। चलो आ जाओ, हेडिंग बोलो। इंपॉर्टेंट इन डेफिनेशन, है ना, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो किसका होने वाला? पब्लिक अथॉरिटी का, क्योंकि इस डेफिनेशन में जो लोग आएंगे उसी के ऊपर ये एक्ट लगेगा, और ये ना, और उन्हीं से आप आरटीआई के अंदर इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। इस डेफिनेशन से जो बाहर है आप उनसे इंफॉर्मेशन मांग नहीं सकते। क्लियर है? आइए देखते हैं कौन है, चिंता मत करना। पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन मैं यहाँ पहले दिखा दे रहा हूँ। आइए, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब कोई भी ऐसी अथॉरिटी या कोई भी ऐसा बॉडी या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्था, ठीक है। देखिए इसमें दो बातें हैं। पहला, सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड, इसका क्या मतलब होता है? मतलब सीधा सरकारी है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल है ना, सरकारी स्कूल, ये सीधा सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड है। अरे है ना, बोलता ही नहीं है कोई यार। चलो इधर देखो, मेरी तरफ देखो तो सब, अरे ठीक से बैठो, थोड़ा ऊंचे हो जाओ तो। तुम लोग एकदम ये फिसल के नीचे कहाँ चले जाते हो? हाँ, थोड़ा सा पकड़ मजबूत रखो नीचे। चलो, ये तो फिसल के मुझे लगता है में गिर गार के नीचे आ जाए। ठीक है, चलो। हाँ, कुछ लोग दिखाई नहीं दे रहे, मुझे दिक्कत ये है। चलो इधर देखो आप, सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश मतलब जो सीधा पूर्ण सरकारी है, सीधा सरकार ही सैलरी देती है, इसी को बोलोगे ना। सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है ना, रजिस्ट्रार ऑफिस है, ये सब सीधा सरकार है, सीधा सरकार है ना भाई। पुलिस है ना, पुलिस तो सीधा सरकारी है ना, प्योर। अच्छा, प्राइवेट पुलिस है या अंबानी का कोई पुलिस चल रहा हो? आइए, तो ये हो गया सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड, यहां तो कोई दिक्कत। दूसरा, हाँ, और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय या कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, कहाँ भाई? 4। इधर देखते जाओ, ये 4 तुम्हारे बुक में बना हुआ होगा, ठीक है। जहां मैं एग्जाम्पल बोलूंगा, तुमने एग्जाम्पल लिखे सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश का एग्जाम्पल लिखे? हाँ वाह, करो तुम लोग। सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश का मतलब लिखो, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, पुलिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, है ना, ये सब लिखा। चलो अब आ जाओ अगला, एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन, नहीं है क्या? नहीं बनवा के चार्ट, पहले पेज पे ही है, सबसे पहले पर सबसे ऊपर मिला। आओ, पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका एग्जाम्पल लिखना है। इधर देखो, इधर देखो, इधर। एक बात बताइए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको सरकार ने बनाया क्या? अगर सरकार बनाए और सरकार अपने कंट्रोल में रखे तो जो पार्टी कभी चेंज ही नहीं होगी, हमेशा बीजेपी रह जाएगा जिंदगी भर। ये सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं वो। तो लिखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सरकार से ऊपर होते हैं वो, आपको मालूम नहीं है? इलेक्शन कमीशन तो सरकार से ऊपर है ना। CAG का नाम सुने हो? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्यों? टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर का अगर AYK पढ़े होगे ना, इसी से पकड़े जाते हो तुम लोग। तो उसमें मैंने CAG के बारे में बोला है, हाँ, गवर्नमेंट कंपनी वाले में। और सब ऐसे मुझे देख के बोला ना, कभी नहीं सुना CAG के बारे में। टाइप्स ऑफ कंपनी का तुमने टेस्ट भी दे दिया, कहा वो तो आप कॉपी चेक कीजिएगा, पता चलेगा। आइए, CAG का नाम लिखा। CAG ये सरकार के ऑडिटर हैं, तो ये सरकार से ऊपर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार का चुनाव करवाती है, तो सरकार से ऊपर है। तो ये सब कहाँ से बना है? सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लॉ से बना। एग्जाम्पल लिखो, ICSI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान। ICAI लिख लेना अपने से, लिख लिया?
ICAI, ठीक है। उसके बाद लिखिए ICMAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये तीनों इंस्टीट्यूट है, ये सीधा कहाँ से बना है, पार्लियामेंट्स, है ना। चलिए अगला, लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो स्टेट लेजिस्लेचर भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ को जन्म देते हैं। जैसे लिखो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, आपको मालूम हो जो सोसाइटी है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी कौन, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, तो स्टेट एक्ट में बना होगा ना, ठीक है। चलिए अगला लास्ट, नोटिफिकेशन है या कोई ऑर्डर है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने दिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल NCLT का जो जन्म हुआ बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट हुआ। एग्जांपल लिखो NCLT, है ना, है ना, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, सैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बात बताइए, ये सीधे सरकारी नहीं है ये लोग, ये जो चारों का नाम मैंने लिखा क्या सीधे सरकारी या सरकारी नेचर के हैं, तो ये लोग भी पब्लिक अथॉरिटी में आएंगे, कोई दिक्कत। अब देखो और देखो इधर देखो, अब बाद में जोड़ा, इधर देखो ऊपर चार्ट में एंड, वो तुम्हारे बुक में शायद ये ना हो कि है एंड वाला, नहीं है, तब मजा आएगा ना। अब मजा आएगा, अब दिखाऊंगा ही नहीं क्या है। चलो बहुत नीचे नीचे देख देख के तुम लोग आगे आगे चलते हो ना, अब बैठे रहो, बैठो कुछ देर बैठो, है ना, तुम लोग आगे आगे चार्ट देख लेते हो, आगे आगे बोलते हो, अब बोलो। आइए एंड में याद रखिएगा दो और जोड़ लेना, पहला बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, या दूसरा NGO है वो क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसको भी ज़्यादा पैसा कौन दे रहा है, गवर्नमेंट, है ना। तो इसमें यहाँ भी बस जोड़ देना बाय गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर सरकार का कोई रोल है, अच्छा नॉर्मल रोल है या सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल का मतलब होता है मोर देन 50%, तो इसका मतलब जितनी सरकारी कंपनी हुई वो सब भी तुम्हारी पब्लिक अथॉरिटी में आ जाएगी, क्योंकि सरकारी कंपनी में, सरकारी कंपनी का ओनर कौन होता है, सरकारी होता है ना, तो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड नहीं हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ। जैसे सेल गेल भेल है, सेल गेल भेल, IRCTC, क्या ये सब ऐसे तो कंपनी है, पर कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। इट मीन्स अ बॉडी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड और सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। तो तीन कैटेगरी में था, पहला तो सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश 100% सरकारी, दूसरे में क्या था एक्ट वैक्ट से बना, और तीसरे में क्या था सरकार का सीधा रोल नहीं है पर इनडायरेक्ट रोल है। तो ICSI होगा पब्लिक अथॉरिटी, तो ICSI पे लग रहा होगा तुम्हारा ये RTI एक्ट, ठीक, अभी देखेंगे। लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखो, बढ़िया चैप्टर, अच्छा चैप्टर। JIGL में एक अच्छी है, हर चैप्टर एक नई दुनिया में ले आता है, नहीं अब पुरानी दुनिया को हम भूल जाते हैं सर, और नई दुनिया में घुस जाते हैं, फिर अगला चैप्टर आएगा इसको भी भूल जाएंगे सर, है ना, यही हमारा नेचर है। ऐसे अब JIGL का टेस्ट ड्यू हो रहा है अब जी। चलिए आगे आगे, शांति शांति। मैडम देखिए इधर आइए जरा, मैडम बताइए मैं कहाँ तक पढ़ा गया, मैं यहाँ तक पढ़ा गया, नहीं पढ़ा गया। अब आप बोलोगे सर 3 पार्ट में चार्ट बनाया आपने, पहला ये था, दूसरा ये था, और तीसरा ये था। क्या ये चार्ट हमारा 3 पार्ट में बना था, बोल ही नहीं रहा कोई, ठीक, बना लिया ये 3, 1 2 3, ठीक, आगे चलें। तो पब्लिक अथॉरिटी में समझ में आ गया कौन कौन लोग होंगे, या तो 100% सरकारी, या एक्ट वैक्ट में बना हो, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बना हो, या कोई भी बॉडी है पर सरकार की होल्डिंग काफ़ी है उसके अंदर, चाहे वो NGO क्यों ना हो, पर अगर सरकार के पैसे से चल रहा है तो वो भी सरकारी हो जाएगा। मतलब सरकारी नेचर जहाँ भी होगा दैट ऑल आर पब्लिक अथॉरिटीज़, और उसके ऊपर ये एक्ट लगेगा। चलिए आइए अगला। चलो एक बात बताइए, इस एक्ट में बोला गया कि जितने भी सरकारी अथॉरिटीज़ हैं उनको जब भी कुछ पूछा जाए उनको बताना है, ये मतलब है जब भी उनसे कुछ पूछा जाए उनको बताना है, बताएंगे तब ना जब रिकॉर्ड मेंटेन किए होंगे, हैं। जैसे उनसे पूछा गया RTI एप्लीकेशन में अपना पिछले साल का अकाउंट्स बताइए, कहाँ अकाउंट नहीं बनता हमारा, चल तो फिर अरे एक बात बताओ, जो रिकॉर्ड रहेगा तभी ना। अच्छा तो आप इसका मतलब बहुत बार रिकॉर्ड भी मांग सकते हैं आप, तो रिकॉर्ड का मतलब क्या, रिकॉर्ड का डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है इंक्लूसिव,
आ जाओ, रिकॉर्ड का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट, कोई भी फाइल। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हैंड रिटन, लिख लो। तुम लोग कभी कभी ना अवॉइड करते हो लिखना, ऐसे अवॉइड करते हो जैसे मुझे तो पता ही था ये। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब लिखना, हम ही तो बताए थे आपको। अगला, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हैंड रिटन। माइक्रोफिल्म, माइक्रोफेसिमाइल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा। ये सब क्या हो गया? ये सब पहले नहीं चलता था, फैक्स वैक्स और तुम्हारा वो छोटे छोटे कंप्यूटर में लगाए जाते थे, क्या तो बोलते थे, फ्लॉपी। पता नहीं तुम लोग ये सब सुने होगे नहीं, फ्लॉपी डिस्क सब। पहले फ्लॉपी डिस्क होता था, गेम खेलने का भी फ्लॉपी डिस्क होता था, तब उस पर मारियो गेम खेलते थे, है ना। अगला, एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेज एम्बॉडीड इन सच माइक्रोफिल्म, मतलब इमेज जो है वो भी रिकॉर्ड ही माना जाएगा। और एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, इसका मतलब ई डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट? ई। तो इसका मतलब सारे डॉक्यूमेंट को ये क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। क्या कहते हैं ये? रिकॉर्ड। अच्छा, इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या? तो इन्फॉर्मेशन का मतलब सर कोई जानकारी। मटेरियल का मतलब जानकारी, मटेरियल का मतलब जानकारी, चाहे वो रिकॉर्ड के फॉर्म में हो, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो। मोमोज नहीं है, मेमोज है, कोई बता मोमोज। ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल्स, मॉडल, डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक, मतलब हर जगह इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे उसके ऊपर जो लिखा हुआ वो भी इन्फॉर्मेशन, बताया था तुम लोगों को भी, ये भी डॉक्यूमेंट कहलाता है। किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी लिख दो, चाहे फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक, वो क्या बन जाएगा? इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन है तो इसका मतलब वो चीज़ क्या है? डॉक्यूमेंट। याद है ना, बताया था ये सब। अच्छा आओ, अब ये बोला राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब? इधर देखो, पहला बड़ा अच्छा दिया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन का अब आप समझा चुके हैं हमें, हमें मजाक नहीं उड़ाना इनका। लेजिस्लेचर डज नॉट मेक मिस्टेक, आगे पढ़ना पड़ेगा सर। RTI means the RTI accessible under this act which is held by or under the control of any public authority, मतलब इस एक्ट के अंदर पब्लिक अथॉरिटी से जो पूछने का, सूचना का अधिकार मिला है, उसी को इस एक्ट में सूचना का अधिकार बोला जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, इस एक्ट में कहीं भी राइट टू इन्फॉर्मेशन लिखा रहे तो आप सिर्फ किससे ले सकते हो? पब्लिक अथॉरिटी से, प्राइवेट पार्टी से आप पूछ नहीं सकते। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन को बढ़ाया, एंड इंक्लूड्स, ऐसे बॉक्स बनाता हूँ जैसे मैं बनाता हूँ, एंड इंक्लूड्स राइट टू। अच्छा एक बात बताइए, जी सिर्फ पूछ सकते हैं बस उतना ही है, या नोट्स बना सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज मांग सकते हैं? एक्सट्रैक्ट लेने का ऐसे नोट लेने मतलब जैसे उन्होंने दिखाया डॉक्यूमेंट, उसको देख देख के उतार रहा है, एक्सट्रैक्ट मांग लिया कि सर उसका फोटो स्टेट दे दो या सर्टिफाइड कॉपीज दे दो, तो ये सब भी राइट टू इन्फॉर्मेशन में ही है। अरे अब किसी भी तुम पब्लिक अथॉरिटी को बोल रहे हो, सर पिछले साल का बैलेंस शीट दिखाइए, तो क्या तुम देख के याद कर लोगे ऐसे कि आप उससे कॉपीज़ मांगोगे? तो कॉपीज़ मांगना भी राइट टू इन्फॉर्मेशन में आएगा। मतलब आप ये भी कर सकते हैं, आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, कभी भी आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, मटेरियल का सर्टिफाइड सैंपल भी मांग सकते हैं, और किसी डिस्क में, फ्लॉपीज़ में, टेप में, वीडियो कैसेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, प्रिंट आउट के रूप में, आप किसी भी ढंग से उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। हाँ, बस ये है कि वो अब आप कहोगे फ़ोटो स्टेट दो, तो पर पेज के हिसाब से आपसे क्या लेगा? पैसा ये लेगा ना। RTI एप्लीकेशन 10 रुपये में है ना, लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन मांगोगे कि हमें हमें फ्लॉपी डिस्क में दो, या हमें CD में दो, या हमें पेन ड्राइव में दो, तो पेन ड्राइव तो तुमको खरीद देना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो ऐसे 10-10 रुपया देकर सब पेन ड्राइव लेता रहेगा उससे, ये तो समझो। चलिए अगला। अच्छा, थर्ड पार्टी का मतलब कहा सर? दो ही पार्टी है, एक होता है गवर्नमेंट जिसको हम पब्लिक अथॉरिटी कहते हैं, और एक होता है इंडियन सिटीजन। इन दोनों को जो छोड़ के बचा वो सब थर्ड पार्टी नहीं हो गया? नहीं समझ में आया क्या लिखा हुआ है? अदर देन, एक तरफ कौन हो गया? सिटीजन, दूसरे तरफ कौन हो गया? पब्लिक अथॉरिटी। तो पब्लिक अथॉरिटी और सिटीजन को छोड़ के जो बचा वो तुम्हारे लिए थर्ड पार्टी तो है? नहीं समझ में आया लोगों को? अरे ये एक्ट दो लोगों पे लगता है ना, पहला पार्टी सिटीजन, दूसरा पार्टी पब्लिक अथॉरिटी, तो इन दोनों को जो छोड़ दिया वो तीसरा ही तो है ना? वो तीसरा ही है ना, और तीसरा ठीक नहीं। दो लोग हों तो ज़्यादा अच्छा। क्या कहा? इस हम लोग किसी मूड में रहे ना रहे, सर एकदम 14 फरवरी के मूड में रहते हैं हमेशा, है ना। जब तक 14 फरवरी गुजरेगा नहीं, ये हर चीज़ में सीख देते रहेंगे हमें, है ना, कि तुम इससे दूर रहो। नहीं तो दो पार्टी बस, तीसरा ठीक नहीं। हेडिंग बोलो। अरे हेडिंग बोलो, बोल ही नहीं रहा कोई। चलो इधर देखो, एक बात बताइए, पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर ड्यूटी है कि तुमसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगा गया तो तुम्हें देना पड़ेगा, तो सबसे ज़रूरी कि पहले वो सारा इन्फॉर्मेशन ठीक से रखे। तो हर पब्लिक अथॉरिटी को कहा गया है, हर
पीए का मतलब पब्लिक अथॉरिटी को कहा गया है कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, और जो भी तुम्हारे मैनुअल रूल रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन है उस सबको पब्लिश करो, जिससे लोगों को पता चले कि तुम किस तरीके से इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हो। ठीक, चले आइए अब आओ पीआईओ। मैंने बोला था ना पीआईओ के बारे में पढ़ाऊंगा। आ गया पीआईओ। पीआईओ का फुल फॉर्म पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ना, पीआईओ। पीओ, जल्दी से पीओ। पीओ है ये या पीआईओ? पीआईओ। ठीक है, इधर देखो। हाँ जी, शांत। अब पीने की बात का बात करने लगा आपस में। चलो इधर देखो, पीआईओ का मतलब है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब सुनिए एक बात, आपको आप लोगों को तो नहीं, खैर पिछले बैच में जब मैंने फुल नाइट रिवीजन कराया था तो एक रिवीजन सुबह 5 बजे ख़त्म हो गया, तो अंधेरा था बाहर, तो 1 घंटे के लिए मैंने बच्चों को रोका और एक एपिसोड दिखाया उसको, इसी को सिनेमा हॉल बना दिया था और उसको दिखाया था ऑफिस ऑफिस। कितने लोगों ने ऑफिस ऑफिस देखा? मुसद्दी लाल चला ऑफिस ऑफिस, नहीं देखे हो? सरकारी ऑफिस में क्या क्या होता है वो उसमें दिखाया जाता है। कभी देखिएगा, बहुत कॉमेडी, अच्छा लगेगा आपको। बहुत पुराना जरूर है पर बहुत बढ़िया है, मज़ा आएगा। ठीक है, कहा सर एक बार दिखा देते तो हम ज़्यादा अच्छे से चैप्टर को समझते। ना मैंने बोल दिया, वो भी हो गया। आइए इधर देखिए, एक्चुअली होता क्या है सरकारी ऑफिस में, सुना होगा, जैसे आप किसी से गए, देखो जैसे सरकारी ऑफिस है और ये देखो 1 2 3 4 5 6 सरकारी स्टाफ बैठा हुआ। मैं इनसे पूछने जाऊँगा ना कि साहब वो है ना वो बैलेंस शीट चाहिए था, तो मिश्रा जी के पास जाइए। मिश्रा जी बोले कि मेरे पास थोड़ी रहता, पांडे जी के पास जाइए। नाम भी सेम है। पांडे जी के बाद वो एक लेडी थी उसमें, अगर ऑफिस ऑफिस देखा होगा, है कौन, कोई भी, चलो शिल्पा जी के पास जाइए। ठीक है, शिल्पा जी बोली कि उससे अपना काम भी करवा लेती थी घर वर का, और उसके बाद बोली कि वो कोई और बताएंगे। ऐसे करते करते वो जो है आपको घुमाते रहते हैं और आप लास्ट में परेशान हो जाते हैं और उस जिद को ही छोड़ देते हैं। तो कहते हैं भारत में प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट। मतलब आप आज आपका मान लीजिए कोई भी फ्लैट है या बिल्डिंग है, सील हो गया, तो सील हो गया उसमें कुछ नहीं है, उस सील को खुलवाने में इतना परेशान कर देगा आपको कि आप अगले बार से वो जब सील करने आएगा सारा पैसा डाल दोगे, बस सील मत करना भाई, क्योंकि उसको खुलवाना बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा। मतलब उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं हो सकता। 1 लाख रुपए का ड्यूटी हो, आप 1 लाख रुपए पे करोगे, उसको खुल जाना चाहिए, पर 1 लाख रुपए पे कहाँ होगा यही पता नहीं चलेगा आपको। आप लोग अभी स्टूडेंट हो तो आपको पता नहीं है ना। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोई सरकारी ऑफिस देखा होगा तो एसबीआई देखा हो, और एसबीआई कुछ नहीं है, वो तो फिर भी बहुत बढ़िया है। अब प्योर सरकारी में घुस गए ना, नहीं रो दोगे, नहीं उसका कॉलर पकड़ के पीट पाट के आ गए तुम लोग। पता नहीं कोई अगर सरकारी ऑफिस का चक्कर काटा हो तो उसको पता हो। तो इसलिए सरकार को भी ये मालूम है कि हम कैसे हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ना, अब आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन का पावर तो दे दिया, पर आरटीआई एप्लीकेशन किसको लगाएं, किससे मिलें, इसके लिए डेस्क आपको जाने की जरूरत नहीं है। हर पब्लिक अथॉरिटी को अपने यहाँ एक ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा पीआईओ। वही आरटीआई एक्ट का सारा काम देखेगा। आपको सिर्फ उस सरकारी ऑफिस में जाना है। अब बोला पीआईओ कहाँ है, तो पीआईओ उस टेबल पर बैठा हुआ है, बस पीआईओ के पास जाइए, आरटीआई एप्लीकेशन लगाइए, उसी से वापस आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब वो अंदर किससे किससे इन्फॉर्मेशन लाता है उसका काम। ये बात समझ में आया कि नहीं, आप पहले बताओ। तो अब बताइए, क्या आपको डेस्क दौड़ना पड़ेगा या सीधा पीआईओ से मिलना है? तो सुनिए पीआईओ के बारे में बताता हूँ। पीआईओ हर पब्लिक अथॉरिटी में अपॉइंट होगा, है ना, ये भी चार्ट देखो बना होगा। सुनिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो अलग तरीका है, स्टेट गवर्नमेंट का तो अलग तरीका। ऊपर देखते रहिए प्लीज़। आइए, सेंट्रल गवर्नमेंट का है अगर हेड ऑफिस है या उसका बाकी ऑफिस है। अगर हेड ऑफिस है तो वहाँ पर बैठेगा सेंट्रल पीआईओ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है तो क्या वर्ड चलता रहेगा, सेंट्रल सी पीआईओ क्या बोलता है, सी पीआईओ, सेंट्रल पीआईओ, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो। और वही अगर उसका हेड ऑफिस ना हो गया, ब्रांच ऑफिस है तो सेंट्रल असिस्टेंट पीआईओ। अरे ब्रांच ऑफिस में तो असिस्टेंट ही बैठेगा ना, ये समझ में आ गया। अब जरा तुम इसी तर्ज पे बोलो तो मैं स्टेट के लिए क्या बोलूँ। सर सेंट्रल हटा दीजिए, बस स्टेट कर दीजिए। तो सर अगर हेड ऑफिस होगा तो स्टेट पीआईओ, और सब डिविजनल ऑफिस सब होगा, ब्रांच ऑफिस सब तो स्टेट असिस्टेंट पीआईओ। क्लियर है? ये चार्ट बुक में बना हुआ है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप फंस गए तुम लोग। पहले चार्ट को देख लिया, ठीक है।
सबसे पहले मुझे बताइए आईसीएसआई द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया क्या पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है? अच्छा, आईसीएसआई का दो तरीके का ऑफिस है, एक हेड ऑफिस है जो लोधी रोड पे है, जानते हैं लोधी रोड पे हेड ऑफिस है, वहाँ कौन बैठा होगा? सीपीआईओ। अरे वहाँ सीपीआईओ बैठेगा ना। और मान लीजिए कोई चैप्टर, आईसीएसआई को चैप्टर बोलते हैं ना, ब्रांच ऑफिस सबको, चैप्टर है, रीजनल ऑफिस है, एनआईआरसी सुना होगा, जैसे गाजियाबाद चैप्टर है, फरीदाबाद चैप्टर है, नोएडा चैप्टर है, सुना होगा, है ना? है कौन? प्रसाद नगर एनआईआरसी है। हाँ, तो वो जो भी है वो सब सब डिविजनल, हेड ऑफिस तो नहीं है ना। तो वहाँ पर कौन बैठेगा? सेंट्रल असिस्टेंट पीआईओ, समझे? तो चलो अब इधर देखो जरा ध्यान से, एक बार हम आईसीएसआई के वेबसाइट पर देख भी लेते हैं कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं, ठीक है ना? ईमानदारी फेरते रहना चाहिए। आ जाओ भाई, आईसीएसआई के वेबसाइट पर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। चलो इसमें जरा देखो तो कहीं पर आरटीआई एक्ट लिखा हुआ है? यू सी वॉट यू वॉन्ट टू सी, आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। कहाँ है? राइट हैंड साइड में है, ऊपर में है। ओहो, कहाँ पे है? कुछ लोग दादाजी दादी जी सब है, दिख नहीं रहा। बगल वाले देख तो जरा कहाँ है, कहाँ मिला? कुछ लोग को अभी तक नहीं दिखा है। मिला? कुछ बच्चा कर रहा था सर हम तो यहाँ देख रहे थे, है ना? अब देखो आरटीआई लिखने का मतलब आरटीआई एक्ट लग रहा है, इसका मतलब आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी है। अब इस पर क्लिक करिए, क्लिक किया, आ गया। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग। आप इस पर क्लिक करेंगे तो बताएगा। अब यहाँ पर आप देखिए फीस कितना दिखा रहा है, 2 रुपया। कहाँ 2 रुपया दिखा है? कहाँ 2 रुपया देखा तुमने? 2 रुपया पर पेज है भगवान। हाँ हाँ सर, विचेवर इज लोअर हमें दिखाई देता है। आइए इसमें देखो एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा पहले। एप्लीकेशन कितने रुपए का? 10 रुपये का। एडिशनल फीस भी आपको लग सकता है। बाकी अगर पेज मांगोगे फोटो स्टेट तो अब बोला था ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स टेकिंग द सर्टिफाइड कॉपीज, तो 2 रुपया पर पेज आपसे लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा अपीलेट अथॉरिटीज़ होंगे, ये देख लो आ गया। अपीलेट अथॉरिटी के बारे में ये आ गया, सीपीआईओ है ना, सेंट्रल, और उसके बाद बहुत सारे असिस्टेंट पीआईओ आ गया ना। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक चीज़ देखो, जो लोधी रोड है उसके लिए सीपीआईओ है। ये देखो यहाँ पे लोधी रोड है ना, ये लिख रहा है सीपीआईओ। और आपको मालूम है जो आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो लोधी रोड पे नहीं है, वो नोएडा में। तो नोएडा को भी क्या माना जाता है? हेड ऑफिस ही माना जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए सीपीआईओ। एग्ज़ाम के लिए कहाँ जाइए? जैसे मैं मेंबर हूँ आईसीएसआई का, मेरा तो एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है अब, मैं तो एग्ज़ाम से दूर हो चुका हूँ, एग्ज़ाम के झंझट से मुक्त हो चुका हूँ। तो मेरे लिए ये है कौन? मिस सैदुत्ता मिश्रा। मिस्टर है, सॉरी मिस्टर है। कहाँ 14 फरवरी आ रहा है, सर को यही दिख रहा है। आगे देखो, चलो यहाँ मिस है रीता आसवानी, तुम लोग के लिए। जैसे एग्जामिनेशन का कुछ भी होगा तो अपना रीता मैम से मिलना। अच्छा, अब एनआईआरसी आते ही क्या हो गया? असिस्टेंट आ गया। देख रहे हो ना ये कहानी, समझे? तो कहा सर किससे भी मिलेंगे? सर याद हो गया नाम, रीता मैम से मिलना है। चलो आगे, हेडिंग बोलो। बोल ही नहीं रहा कोई। चलो आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो, शांति 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 शांति। अब खत्म पे ही है। आइए, पेज उल्टा कैसे क्रॉस चेक कर रहा है ना सब, करो करो। अरे नहीं, बहुत नहीं। चलो इधर देखो, इधर शांत शांत। चलो पेज उलट लो, पहले उलट लिया। मैं तो चैप्टर ख़त्म करके छोड़ूंगा, चाहे मैं अकेले ही ख़त्म करूं, तो इसलिए आप, हाँ एकदम आराम से हो जाएगा। हाँ जी, भाइयों और उनकी बहनों शांत हो जाइए। भाइयों और उनकी बहनों शांत हो जाइए प्लीज़ प्लीज़। मैडम देखिए इधर, पिन ड्रॉप साइलेंस। चलिए अब आइए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आरटीआई प्रोसीजर क्या है, क्या आरटीआई
प्रोसीजर, तो आप ये सब लिख सकते हैं। आइए सबसे पहले एक बात बताओ, क्या आपको आरटीआई एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा? इसी को बोलते हैं आरटीआई एप्लीकेशन। लिखो, स्पीड में लिखो, स्पीड में मतलब स्पीड में आरटीआई एप्लीकेशन लगाना है। याद रखना आरटीआई एप्लीकेशन तुम्हारा आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। ऑनलाइन भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। आरटीआई एप्लीकेशन किसको दोगे? पीआईओ को, और पीआईओ को दोगे ना। अब सुनो, याद रखना जनरल रूल है 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, 30 दिन 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अच्छा, आरटीआई फीस भी देना पड़ता है, एप्लीकेशन के साथ क्या जाएगा? फीस भी। ठीक लगाते चल लो। चलो अब यहाँ तक जनरल रूल था, लिख लिया जनरल रूल। अब यहाँ के बाद एक्सेप्शन में आ रहा है। अब यहाँ से क्या आ रहा है? एक्सेप्शन। अगर लाइफ और लिबर्टी का केस है तो फिर 30 दिन भी नहीं, 48 आवर्स के अंदर दे देगा। लाइफ और लिबर्टी समझते हो? किसी के जान वान की बात है, जान हानि की बात है, तो 30 दिन में तो जान खत्म हो जाएगा, इसलिए बोला 48 डेज। जैसे मान लो किसी का किडनैपिंग हो गया, किडनैपिंग किया पुलिस ने, होता है ना, बिना बताए उठा लिया, तो वहीं पे लोग आरटीआई लगा देते हैं। तो अब वो 30 दिन में देगा, 30 दिन में तो पुलिस धुन के उसको ख़त्म कर देगा। तो इसलिए 48 डेज, कितना? वो सॉरी 48 आवर्स, डेज भी नहीं, 2 डेज। कितना हो गया? 2 डेज हुआ ना। आई अच्छा, अगर आपने आरटीआई एप्लीकेशन लगाया असिस्टेंट पीआईओ को, तो फिर 35 डेज मानना, चूँकि 30 + 5 दिन है। क्यों 30 + 5 दिन? असिस्टेंट को दोगे तो हेड ऑफिस भेजने में उसको 5 दिन लग जाएगा ना। जैसे मालूम चला आईसीएसआई के हुगली चैप्टर में, हुगली जानते हैं, हुगली की जगह है कोलकाता में, हुगली चैप्टर को आपने सबमिट किया। अब हुगली चैप्टर किसको इन्फॉर्म करेगा? लोधी रोड, तो 5 दिन वहाँ चला जाएगा। तो 30 + 5 कितना? 35। अच्छा एक बात बताइए, जितने दिन में मान लीजिए वो फीस बता रहे हैं आपको, वो काउंट नहीं होगा। जैसे आपने आरटीआई एप्लीकेशन लगाया तो उन्होंने बोला कि इस पर तो ज़्यादा फीस बनेगा, तो बोला कितना फीस बनेगा? तो बोला मैं आपको 2 दिन के बाद बताऊँ। तो 2 दिन फीस बताने में जो लगा दिया ना, वो इस 30-35 की गिनती में आएगा नहीं। फीस देने के बाद की गिनती है, फीस जमा करने के बाद। अगला, अच्छा 30 दिन तक अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो डीम्ड रेफ्यूजल माना जाएगा। उसने क्या कर दिया? रेफ्यूज़। पीआईओ ने क्या कर दिया? रेफ्यूज़। अब उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। अगला, और याद रखिएगा अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो 30 + 10 40। क्यों थर्ड पार्टी? जैसे मालूम चला आपने सरकार से पूछ लिया कि रसिया के साथ वो जो पेट्रोल खरीदे हो, रसिया से तेल वेल खरीद रहे हो, किस रेट पे खरीद रहे हो? तो अब रसिया से तो रसियन कंपनी के साथ जो डील हुआ होगा वहाँ से भी बात निकालना पड़ेगा, तो उसमें 10 दिन और, तो 30 + 10 40। अच्छा, अगर उन्होंने 30 दिन के बाद इन्फॉर्मेशन दिया तो उसके लिए आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल है, मेरी बात को ज़रा ध्यान से, तो मेरे तरफ देखिएगा प्लीज़। हाँ, अब आपको ऊपर देख के आंसर बताना है। एक क्वेश्चन है, एक आरटीआई एप्लीकेशन लगा मिस्टर एक्स की तरफ से, और इन्फॉर्मेशन जो लाइफ और लिबर्टी से जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना इन्फॉर्मेशन कितने दिन में दे देना है ना। का ऐसा क्वेश्चन कभी आईसीएसआई में नहीं आता। चलिए हेडिंग बोलो। याद रखना ये सब भी आरटीआई प्रोसीजर है, कुछ ज़्यादा ही मोटा प्रोसीजर है भाई। ये भी आरटीआई क्या है? प्रोसीजर। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये भी लिखना है, ठीक है। आरटीआई प्रोसीजर लिख लिया वहाँ पे, ठीक है। इधर देखो मेरे पास, देखो ध्यान से सुनो। जब आप पीआईओ के पास जाओगे, इधर देखो, जैसे मानो चला ये बच्ची, हाँ जी, बैठते बैठते बेचारी उब गई है, कभी टेढ़ा बैठ रही, कभी सीधा बैठ रही, कुछ समय देखना उलट के बैठेगी, है ना। तो ये बच्ची गई पीआईओ के पास और उसको आरटीआई एप्लीकेशन लगाई। क्या लगाई? आरटीआई एप्लीकेशन। तो पीआईओ ने बोला कि लिख के दो। ये बोली मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी ही नहीं हूँ। तो देखो यहाँ ना, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग। तो पीआईओ इसको असिस्टेंस देगा, पीआईओ इसको क्या देगा? असिस्टेंस देगा, और लिखवाएगा तो राइटिंग में। मतलब आरटीआई एप्लीकेशन कभी ओरल हो नहीं सकता। अगर मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी वो आपको मदद कर देगा। जैसे वो बोलेगा तुम बताओ कि तुम क्या इन्फॉर्मेशन मांगना चाहती हो, मैं लिख देता हूँ, और तुम किसी से चेक करवा लो कि तुमने जो बोला है मैंने वही लिखा है कि नहीं। पर आरटीआई एप्लीकेशन शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग।
अगर सामने वाला राइटिंग में लिख रहा, पढ़ा लिखा तो अच्छी बात, नहीं लिख रहा है तो उसको लिखने में मदद करो, लिखने में क्या करो, मदद करो। चलिए आइए अगला। अगर आपने असिस्टेंट पीआईओ को दिया है, किसको दिया है, असिस्टेंट पीआईओ को दिया है, तो बताओ क्या 5 दिन और लेगा वो, बोल ही नहीं रहा कोई। ठीक है, जनरली कितने दिन में इंफॉर्मेशन दे देगा, 30 डेज में इंफॉर्मेशन दे देगा। लाइफ और लिबर्टी है तो 48 आवर्स, और अगर उन्होंने स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर आपको डिसीजन नहीं दिया तो माना जाएगा जिससे उसने रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। इसी को बोलते हैं ना डिम्ड रिफ्यूजल। बोलो, अब आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चले। चलो इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बस एक चार्ट बना लो छोटा सा, लिखिए टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बाय पीआईओ। आ जाओ, पहले जनरल रूल बताओ, विद इन 30 डेज, ये है ना। अब एक्सेप्शन में बताते जाना, तो नीचे से शुरू करना है एकदम, सबसे छोटा वाला कौन है, अगर लाइफ और लिबर्टी है तो, लाइफ और लिबर्टी वाला केस है तो 48 आवर्स। अच्छा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो, नहीं असिस्टेंट वाला लो ना, अब वो तो 40 है ना। अगर आपका असिस्टेंट पीआईओ है तो 35 नहीं बोलते, 30 + 5 = 35 डेज। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो हाँ, जीआर का मतलब जनरल रूल, अभी इस पर भी बात चल रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो 30 + 10 = 40 डेज। ठीक है, और कुछ है क्या, एक अभी मिलेगा, अभी इसको छोड़ के चलना, अभी एक आगे मिलेगा। लिख लिया, अरे मैंने पूछा लिख लिया तो उधर आग हैं। याद रखना, ठंड आते और जाते तंग करता है, अभी ठंड जाता वाला है ना, तो देख लेना कुछ लोगों को लेके जाता है वो। हाँ, मतलब तबीयत खराब, मतलब ये। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना। हाँ, मैं तो बच के हूँ ही। ये कबूतर सब क्या कर रहा है यार, हाँ? वो भी जय जेल पढ़ने आया नहीं। चलिए हो गया, हटाऊं क्या, हाँ? हाँ, खत्म है अब। चलिए हटाओ क्या, ठीक है हटा रहा हूँ। ये लिख लिया पूरा, ये लो। चलिए अब हेडिंग बोलो, बोल ही नहीं रहा कोई। ये सेक्शन 8-9 है क्या, है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब हम कौन से उसमें आ गए, एग्जेम्पशन वाला ना। आइए, एग्जेम्पशन में अगर आप देखेंगे तो कुछ कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है जो एग्जेम्प्टेड है, और कुछ एजेंसीज हैं जो एग्जेम्प्टेड है। दोनों में डिफरेंस है, बताओ तो दोनों में क्या डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट का मतलब बाकी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, एजेंसी एक्सक्लूड का मतलब उससे कुछ भी पूछ नहीं सकते, डिफरेंस है ना। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो देख लेना कि उन्होंने एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन मांगा है या एग्जेम्प्टेड एजेंसी मांगा है। बहुत बार एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन मांगता है बच्चा, एग्जेम्प्टेड एजेंसी लिख के आता है और इंतजार करता है कि हम तो इस बार सीएस बन ही गए, तो आईसीएसआई आपको रिजल्ट से एग्जेम्प्ट कर देता है कि अगले बार फिर से एग्ज़ाम देना। तो इसलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अच्छे से समझने का, कभी कभी क्या होता है, मैं आंसर आता रहता है ना, तो जल्दीबाजी में लिखना कुछ और है, लिख देते हैं कुछ और। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बच्चा एक्साइटमेंट में किसी दूसरे का नाम लिख के एग्ज़ाम आ गया, अब वो बच्चा पास हो गया।
मजाक था, ऐसा नहीं हुआ। आइए, इस बार जो लिस्ट पढ़ा रहा हूँ क्या चीज़ का पढ़ा रहा हूँ, इसको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन। ये क्या है, एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन। तो इस बार इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है, एजेंसीज एग्जेम्प्टेड नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन बस नहीं पूछे जाएंगे, बाकी क्वेश्चन तो पूछे जा ही सकते हैं। और क्या क्या कीवर्ड्स को टिक लगाते चलेंगे। आइए, पहला, अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जिसका आंसर देने में हमें ऐसा लग रहा है कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता बिगड़ सकती है कि नहीं, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन आपको देगा? हैं, बताइए। आप भारत सरकार से पूछ रहे हैं कि आपका इजराइल के साथ क्या कनेक्शन है, कैसे क्या क्या हो रहा है, बम बम खरीद रहे हो कि नहीं? बताएगा क्या वो? इससे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पे फर्क पड़ता है। यूनिटी है ना, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी पे फर्क पड़ेगा तो नहीं देगा। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन को देने के लिए कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने मना किया है। फॉरबिडन का मतलब मना, फॉरबिड का मतलब मना, लिखते चलो। लिखा, मना लिखा। तो अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने मना किया फिर भी तुमने दे दिया तो अच्छी बात है क्या है? ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला देखो, लिखा भी हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नीचे लिखा भी हुआ है। अच्छा, एक बात याद रखना, जो स्टेट लेजिस्लेचर है और जो पार्लियामेंट है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, वहीं से देश चलता है, राज्य चलता है। क्या आपको हर चीज़ बताया जाएगा? ना, डिसीजन बताया जाएगा कि पार्लियामेंट में क्या डिसीजन हुआ, लेकिन क्या डिस्कशन हुआ वो आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा प्रिविलेज्ड है। क्या है वो? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है ना, वो आपको बताया नहीं जाएगा। अच्छा, अगला, मान लीजिए ट्रेड सीक्रेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, तो वो सब नहीं। देखिए, जैसे बताता हूँ, अभी तक कहा जाता है कि जो कोका कोला है, कोक, वो अपने ड्रिंक में क्या ऐसा डालता है जिससे उसका टेस्ट दूसरों से अलग हो जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीक्रेट है, वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन एक बात बताइए, जो सरकार है उसको तो पता है, भारत सरकार को पता है। क्यों? क्योंकि भारत में आप कोका कोला बेचोगे तो क्या मिला के बेच रहे हो, सरकार को बिना बताए बेच दोगे? तो उन्होंने अपने प्रोसेस का पेटेंट कराया हुआ है। प्रोसेस का क्या कराया हुआ है? पेटेंट। तो पेटेंट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है ना। तो मालूम चला, सुनो इधर से, कैंपा कोला वाला, कौन? कैंपा कोला वाला जाके पूछ रहा सरकार से, बताइए तो कोका कोला क्या डालता है, कल से हम भी शुरू करेंगे। आपको लगता है बता देगी सरकार? क्योंकि ये तो किसी का क्या हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खराब हो जाएगा इससे, है कि नहीं? ट्रेड सीक्रेट्स बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, किसी फॉरेन गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस में, मतलब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे एग्जांपल दिया, भारत का बहुत सारे देश के साथ अच्छा रिलेशन है, वो सारे रिलेशन अभी पता नहीं चलते हैं, वो जब युद्ध होता है तब पता चलता है कि कौन खड़ा हुआ आपके साथ और कौन खड़ा नहीं हुआ। तब क्या लगता है, ऐसे सरकार बोलती है मेरे पास 20 परमाणु बम है, तो 20 ही होगा, बहुत इधर उधर रखे हुआ होगा, दूसरे कंट्री सब में भी रखा होगा, है कि नहीं? तो अब तुम पूछ रहे हो RTI 10 रुपये का एप्लीकेशन लगा के कि भारत के अलावा कहाँ कहाँ बम है और कौन कौन देश में बम छिपा के रखे हो, देगा आपको वो? तो फिर अगला, फिजिकल सेफ्टी ऑफ अ पर्सन। अब सुनिए ये क्या है, उससे ये लिखा है इन डेंजर लाइफ। चलिए, मान लीजिए आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, आप बहुत बड़े क्या हैं? क्रिमिनल। तो आपके खिलाफ कोई गवाह है, तो गवाह को पुलिस छिपा के रखी हुई है कि गवाह को सीधा कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे इसके खिलाफ, और वो क्रिमिनल एकदम आराम से इज्जत से जाता है पुलिस स्टेशन, एक RTI एप्लीकेशन लगाता है 10 रुपये का, गवाह कहाँ है, आज ही गोली मारना, उस दे देगा, उस RTI एप्लीकेशन का जवाब देगा पुलिस? क्योंकि अगर पुलिस ने उसका जवाब दे दिया तो गवाह को तो मार दोगे तुम। तो क्या उस गवाह पे आपका उसका फिजिकल इंडेंजर नहीं हो जाएगा, लाइफ इंडेंजर में नहीं आ जाएगा, खतरे में नहीं आ जाएगा? चलो अगला, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। याद रखिएगा, जैसे बहुत बार आप पूछते हैं पुलिस से कि और क्या तहकीकात में क्या चल रहा है, तो आपको क्या बताता है, जब तहकीकात पूरी हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तो बता देंगे, अभी नहीं बता सकते, क्योंकि अभी बताने से क्या हो जाता है, मामला बिगड़ सकता है। इसलिए आपने देखा ED UD से 100 क्वेश्चन पूछ लो, कुछ बताता ही नहीं है वो लोग, क्योंकि बताने लगेगा तो फिर इन्वेस्टिगेशन हो कहाँ पाएगा। अगला, अच्छा एक बात बताइए, जो कैबिनेट पेपर्स होते हैं, क्या वो आपको बताया दिखाया जाएगा? नहीं, कैबिनेट पेपर्स नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन जो डिसीजन होगा वो बताया जाएगा, डिसीजन के पीछे जो रीजन है वो बताया जाएगा, ये सब बताया जाएगा।
लेकिन क्या डिस्कस हुआ था मीटिंग में हर चीज़ नहीं बताया जाएगा। क्या पता कोई प्रपोजल आया हो और प्रपोजल पे सब लोगों ने ना बोल दिया हो। तो जब सब लोगों ने ना ही बोल दिया तो फिर जनता को बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जनता ये पूछ रहा है कि नहीं नहीं जो डिसीजन हुआ वो तुम्हें पता है, जो नहीं हुआ वो बताओ। अरे भाई जब डिसीजन वो हुआ ही नहीं तो तुमसे डिस्कस क्यों करें। इससे दंगा फैल सकता है, देश में कुछ भी हो सकता है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन आया है, इधर मेरे तरफ देखना, मेरे तरफ देखना। हाँ अब आंसर दो। एनसीएलटी ने एक इन्फॉर्मेशन को मना किया है शेयर करने से, क्या ये एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन है? कौन से पॉइंट से? सेकेंड पॉइंट है, देखो तो जरा। यस चलिए अब आइए इस बार बताओ हु इज एक्सक्लूडेड का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या एग्जेम्प्टेड है? एजेंसीज एग्जेम्प्टेड। लिख दिया। और देखो कौन कौन है। आइए इसका लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा? सेकेंड शेड्यूल में। कहाँ मिलेगा? सेकेंड शेड्यूल में। फॉर एग्जाम्पल आईबी, रॉ, नाम जानते हो रॉ का क्या फुल फॉर्म है? रॉ का क्या नाम है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नहीं पता तुम लोग को? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, CEIB, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यही तो है ईडी आजकल एकदम चर्चा में। ईडी तो भयंकर चल रहा है आजकल। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, शाहरुख खान का बेटा। BSF, CRPF, ITBP, CISF, NSG, आसाम राइफल, क्राइम ब्रांच, CID, लक्षद्वीप पुलिस एक्सेट्रा। ये तो हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के, यहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कुछ एजेंसीज स्टेट गवर्नमेंट की भी ऐसी हो सकती है जिसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए? यस ये जितना ऊपर बताया वो सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था ना। बताइए कितनी एजेंसीज हैं। आप सोच रहे हैं सरकार से जीत जाऊंगा मैं, सारे एजेंसी को तुम्हारा नाम बता देगा, खत्म हो तुम। क्या सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो भाई हम आप तो नहीं लड़ सकते सरकार से, है ना, ये बात तो आप समझ लो। और कोई नहीं लड़ सकता मेरा मानना, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम सरकार को बदल देंगे, खुद ही बदल जाते हैं बाद में, है कि नहीं। हाँ कुछ लोग ऐसा बात नहीं है कि अगर सरकार बुरी हो तो कुछ लोग आंदोलन करके देश बदलते भी हैं, पर वो बहुत कम लोग होते हैं, है कि नहीं, है ना। महात्मा गांधी जी हैं। यस। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने भी एजेंसीज का मैंने नाम लिया इसको एग्जेम्प्ट किया गया, क्या इनका एग्जेम्पशन एब्सोल्यूट है क्या? ना, एब्सोल्यूट का मतलब ये नहीं है कि उनको मतलब कुछ भी नहीं पूछ सकते, उनके काम से जुड़ा हुआ नहीं पूछ सकते। लेकिन अगर उनके ऊपर दो आरोप है, करप्शन का या ह्यूमन राइट वायलेशन का, तो क्या उनसे पूछा नहीं जा सकता है? आपने सुना होगा रॉ है, इन सब पे बहुत बड़ा आरोप होता है कि ये लोग फेक इनकाउंटर भी कर देते हैं। जैसे मालूम चला कि कोई आतंकवादी भाग रहा है, अब मालूम चला तुम क्रिकेट का बॉल लेने भाग रहे हो और उसको ठीक से नजर नहीं आया, थपाक, अब तो मार दिया, है ना। अब कैसे होगा भाई? तो बहुत बार इन पर आरोप होता है कि उसी को बोलते हैं आतंकवादी था। नहीं, ये बहुत आरोप इन पर लगता है, ये बात बहुत बार ये गलत लोगों को भी उठा के लेके चले जाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा भाई अब एब्सोल्यूट दे दोगे तो कुछ भी नहीं कोई पूछ पाएगा, तो कुछ भी करेंगे फिर। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, पहले बताओ। तो इसलिए नहीं, करप्शन का अगर आरोप है, और बोलो दूसरा कौन आरोप? ह्यूमन राइट वायलेशन, इन पर सबसे ज़्यादा आरोप यही लगता है, ह्यूमन राइट वायलेशन का। ह्यूमन राइट वायलेशन का सबसे ज़्यादा इन पर आरोप लगता है। तो फिर उस केस में जो है वो, जैसे एक सच में हुआ था कि फिल्म में कि नहीं ह्यूमन राइट वायलेशन ऐसे हुआ था, मतलब हुआ था कि नहीं, अब इसमें मैं क्या बोलूँ, इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन स्टांसेस बताता हूँ जो इन पर आरोप लगा आर्मी पे। जो श्रीनगर में कि कहाँ पे ये लोग एक वहीं के रेजिडेंट को बांध दिया कार में, और जो लोग पत्थर चला रहा था तो पत्थर पड़ रहा था किस पे? उसी के रेजिडेंट पे, और तब जाके गाड़ी वहाँ से निकला। तो पहले नहीं होता था, पहले बहुत 5-6 साल 8 साल पहले या 10 साल पहले जो भी आर्मी वाले होते थे उस पर पत्थर मार मार के इसकी स्थिति खराब कर देता था। तो उन लोगों ने क्या, उसी में से एक को पकड़ के बांध दिया गाड़ी पे, अब बांध दिया, कहा अब चलाओ पत्थर, हम पीछे हैं, बोनट तो आगे रहता है ना। तो उस पर बड़ा आरोप लगा उन लोगों पे कि ये गलत कर रहे हो आप, ये ह्यूमन को क्या समझ रहे हो आप। फिर इधर से भी कुछ लोग बोलने वाले थे कि भाई आर्मी पे पड़ रहा है तो उस समय ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं नज़र आ रहा है,
तो ये सब काफ़ी चला था, और एक फिल्म में भी इसका इस्तेमाल किया गया, शायद बागी 2 में, तुम लोग जानते भी नहीं होगे। कौन है वो, टाइगर श्रॉफ एक हीरोइन है ना, जो हीरो है, ओह डांस हीरोइन की तरह करता है, तो वो जो हीरो ना उछलता कूदता रहता है, वो वहाँ से यहाँ भी उछल के ही आएगा, वो सीधा आता ही नहीं है कभी भी, है ना, लेकिन अच्छा एक्टर है वो। खैर, तो उसकी एक बागी सीरीज हिट हुई थी, बागी फर्स्ट भी, उसी में तो गाना है जो सब गाता रहता है आजकल यूट्यूब पे, छम 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 बारिश आएगा तो मैं नाचूंगी छम छम छम, क्या यही है गाना है? ऐसे जब भी बारिश होगी तो देखना सब वही बनाने लगेगा रील, छुम छुम छुम, अब बारिश हो गई तो स्टेशन पे नाचूंगी छुम छुम छुम, ऐसा ही कुछ है, स्टेशन पे ही डांस करती रहती है। नहीं वही मैं सच बोल रहा हूँ, वही गाना कोई और है, जो ये उतरता है रेलवे से, अब वहाँ पे वो डांस करती रहती है। मैं बहुत स्टेशन ढूंढा कि कोई डांस करे, मैं भी वहाँ खड़ा रहूँ, पर ऐसा कुछ होता नहीं है यार, है ना, ऐसा कहाँ कुछ नहीं, आजकल होने लगा है, लड़कियाँ सब रील बनाती है जहीं तहीं, आजकल देखा है वो, मतलब उसके अंदर भी, ट्रेन के अंदर भी, बर्थ पे भी कूद रही है, फांग रही है, मालूम चला कहीं एक दो लात खींच दी। हाँ आजकल हो रहा है रील बनाने का भाई, तुम खैर वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के जो लोग हैं खैर वो सब नहीं करते हैं, लेकिन हो रहा है आजकल, कुछ भी हो सकता है, आप बैठे हुए मालूम चला आप खा रहे हैं, कोई रील बना रहा है, आप रील बनाए, मेरा रील बनाया मैं फ़ोन ही छीन लूँगा, कहेंगे चलो अब हम दोनों रील बनाते हैं। आइए, लेकिन एक बात और है, आइए इन पर दो मामलों में तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे, लेकिन एक बार और सुनो पहले, इन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर याद रखना जब तक इनका अप्रूवल ना आ जाए तब तक वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। किसका? CIC रेगुलेटर है। CIC कौन है? रेगुलेटर। आप इसका AY के पर हो गए ना तो उसमें आएगा ही, CIC इज द रेगुलेटर, इंफॉर्मेशन रेगुलेटर। क्या है ये? इंफॉर्मेशन रेगुलेटर। और यहाँ पे कितना दिन है? 45 डेज। तो एक चार्ट में हम छोड़ के चल रहे थे, कहाँ गया वो वाला, ये किसके लिए? एक्सक्लूडेड एजेंसीज, ये ना एक्सक्लूडेड एजेंसीज, इनसे आप दो ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोलो कौन कौन? करप्शन का और ह्यूमन राइट वायलेशन का। इसमें भी दो बातें हैं, पहला बात बोलो क्या है? विद इन कितने में? 45 डेज, और सेकेंड CIC अप्रूवल चाहिए ना, CIC अप्रूवल इज नेसेसरी, CIC अप्रूवल इज नेसेसरी। विद इन 45 डेज CIC अप्रूवल इज नेसेसरी, ये लिखा हुआ। CIC अप्रूवल इज नेसेसरी, ये लिखा हुआ। मैं जब चलता हूं तो दुनिया हिलती है, नहीं दुनिया नहीं, ये क्या है? ये बोर्ड लिख लिया, विद इन 45 डेज, और क्या लिखा? CIC अप्रूवल इज नेसेसरी, CIC अप्रूवल इज नेसेसरी, है ना। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो हेडिंग बोलो। अच्छा ये सारा का सारा चैप्टर किसके कंधों पे है? PIO? नहीं, PIO अगर अच्छा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन PIO ही घटिया निकल गया तो क्या करोगे आप? तो इसलिए PIO के ऊपर क्या लगता है? पेनल्टी। कौन से सेक्शन के अंदर? कब पेनल्टी लगेगा? जब इन्होंने क्या नहीं दिया आपको? इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। आपने RTI एप्लीकेशन लगाया, 10 रुपये लेके बिस्किट खा लिया और आपके RTI एप्लीकेशन में समोसा खा गया, लेकिन आपको क्या नहीं दिया? इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो उसके ऊपर क्या लग सकता है? पेनल्टी लग सकता है। पेनल्टी कितना है? 250 रुपया पर डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹25,000। ठीक है, मतलब 250 जोड़ के भी 25,000 से ऊपर होना नहीं चाहिए। अगर 25,000 से ऊपर हो गया तो फिर 25,000 पे ही रुक जाएगा। तो मैक्सिमम पेनल्टीज कितना? 25,000। अच्छा उससे गलती क्या क्या हो सकती है पहले बताओ। उसने आपका RTI एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे हम कहे सर RTI एप्लीकेशन ले लीजिए, तो बोलता नहीं लूँगा, क्या कर लेगा? तो यही करूँगा फिर 250 रुपये पर डे। हाँ, डिलेइंग इन्फॉर्मेशन, है ना,
इंफॉर्मेशन रिलीज विदाउट रीजनेबल कॉज, मतलब इंफॉर्मेशन को रिलीज नहीं कर रहा है, देरी कर रहा है और उसका कोई भी सफिशिएंट कॉज नहीं है। जैसे पूछे सर 30 दिन होने पर इंफॉर्मेशन तो दे ही देंगे ना, कहा नहीं कोरोना का, कहाँ कोरोना है, क्या पता आ जाए, है ना ऐसे। अगला, मैलाफाइडली डिनाइंग इंफॉर्मेशन, सीधा इंफॉर्मेशन ना कर दिया, कहा कि कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन जब चेक हुआ तो उसके पास इंफॉर्मेशन था, फिर भी जानबूझ के इंफॉर्मेशन, मैलाफाइड का मतलब बैड इंटेंशन। अगला, नोइंगली गिविंग इनकम्प्लीट इनकरेक्ट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, उसको मालूम है कि मैं झूठा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, झूठा ही दे रहा है ना। जैसे उससे पूछा गया कि भाई पिछले साल में बताइए कितना प्रॉफिट हुआ, तो लिखा है सर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, है ना। कहा सर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब, कहा एप्पल है और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सब को हमने खरीद लिया कल ही शाम में। तो साफ नहीं लग रहा है देख के कि सब कुछ झूठ बोल रहा है। अगला, हाँ इस बार तो गजब ही, क्या न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जिस फाइल में इंफॉर्मेशन था ना उस रात में जला दिया। अच्छा अब पूछ के दिखा, समझे, है ना। ऐसे तुम लोग अपने मम्मी पापा को फोन देने से पहले सारा डिलीट नहीं कर देते हो, है क्लियर चैट, कहानी खत्म करते हो ना क्लियर चैट, कि उसमें भी कुछ नया तो मुझे भी सिखा दो, मुझे भी जरूरत रहती है। चैट लॉग क्या होता है इसमें, मतलब उसमें कोई जाएगा तो उसको दिखाई नहीं देगा कि, तो उससे पकड़ तो लेंगे ना कि तूने चैट लॉग क्यों कर रखा है, तो पूछेंगे, तब तो और ज्यादा दिक्कत का। अब तो भाई चैट लॉग को खोल, है ना, हाँ चैट लॉग खुलते बाबू, है ना। अगला, ऑब्स्ट्रक्टिंग फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे ऑब्स्ट्रक्ट करने का मतलब बाधा बनना, जैसे आपसे कुछ आरटीआई पूछा गया तो उसका जवाब घुमा फिरा के दे रहे हो, कल आना देखना, तुम ही गलत हो, है ना। क्वेश्चन पूछने से पहले अपने तरफ देखो, जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो 5-4 उंगली आपके तरफ होती है, बेकार का बात, है ना। आइए, अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताओ, क्या पेनल्टी जो उनके ऊपर लगेगा सेंटर वाला है तो इसके ऊपर सेंट्रल लेवल के जो लोग होंगे वो पेनल्टी लगाएंगे, स्टेट होगा तो स्टेट वाले लगाएंगे, इतना ही होगा चूंकि वो सरकारी नौकरी करते हैं। पीआईओ कौन होता है, सरकारी नौकरी करता है, तो क्या उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है, बोलो, हो सकता है, उनकी नौकरी जा सकती है, वो सस्पेंड हो सकते हैं, ये सारा चीज हो सकता है। हेडिंग बताओ, बताइए आरटीआई एक्ट के अंदर सरकार का क्या रोल है। तो सरकार का ये रोल है कि आरटीआई नाम का कोई चीज है इस दुनिया में वो जनता को बताएं, है ना। तो पहला, डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइज कराते रहें, क्या चीज, एजुकेशनल प्रोग्राम, जिससे पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग इस मुद्दे पे बढ़े। नहीं, खासकर बताइए क्या दिल्ली में करने की ज़्यादा ज़रूरत है या ऐसे जगह ऐसे गांव में ज़्यादा करने की ज़रूरत है जहां के लोग डिसएडवांटेजेस पोजीशन में, देखो ना, डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़, फॉर एग्जांपल शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब, जैसे झारखंड में जाएंगे आप तो वहाँ पे बहुत आदिवासी जनजाति सब है ना, छत्तीसगढ़ में भी है, तो वहाँ जाके लोगों को एजुकेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन लोग को पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर है। जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको भी कहा जाए पार्टिसिपेट करो भाई, जैसे जैसे हर जिले के अंदर जो भी डीएम है, डीएम सेमिनार करवाए, पब्लिक को बुलाए और उसको बताए कि आपको मालूम है आपके पास आरटीआई है, आप चाहे तो आरटीआई लगा के मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देख लग नहीं रहा कभी करेगा वो लोग, है कि नहीं। अगला, उसके बाद हमेशा कोशिश करें कि टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, इस बात की व्यवस्था सरकार करे, है कि नहीं। और उसके बाद क्या ये जो सरकारी ऑफिसर हैं इन लोग को ज़्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत है। ट्रेनिंग मतलब ट्रेन पर चढ़ाना नहीं, ट्रेनिंग देना, क्या देना, ट्रेनिंग देना, तो उनको ट्रेन करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है KHATAM ख़त्म। आपको AYK कर लेना है, करते हैं AYK आप, अगर आप नहीं करते हैं फंसोगे आप, इस बात को समझ लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में, जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। खत्म करेंगे ICSI मोटो सॉन्ग से, जोर से गाएंगे, दूर तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे।